नमस्कार। स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपको जैसा पता होगा कि सीबीएसई के बोर्ड परीक्षाओं के और आईसीएसई की परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं और ये खबरें अब धीरे धीरे पुरानी हो रही हैं कि किसके 90% आए, किसके 95% आए और किसके 70 और 80% आए। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे मार्कशीट डाल रहे हैं बच्चों की, उनके नंबर डाल रहे हैं कि उन्होंने इतने नंबर प्राप्त किए। निश्चित रूप से जिन्होंने अच्छी मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन सभी को बधाई। लेकिन जिनके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए हैं या वो भी लोग जो इस बार सफल नहीं हो सके, उनको भी कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जीवन में हर दिन किसी न किसी तरह की परीक्षा से आपको गुजरना होता है। ये स्कूल की परीक्षा एक रिचुअल है, एक कर्मकांड की तरह ये भी चलती है। लेकिन आप इस बात से निराश ना हो कि आपके प्रतिशत बहुत कम आए हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ये नंबर आपके जीवन में कभी बाधा नहीं बनेंगे। बहुत सारे रास्ते होते हैं। बहुत सारे लोगों ने एक बार जब उनको निराशा हाथ लगी, असफलता हाथ लगी और वहाँ से उसके बाद उन्होंने पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य, जो भी लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया, उसकी तरफ बढ़े और उन्होंने सफलता अर्जित की। तो देखिए, नंबरों का लेके कोई गौरव और बहुत उत्साहित होना कोई बहुत मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये हाई स्कूल है, फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर पता नहीं आपको कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना होगा और किसी के भी सफलता का ग्राफ लगातार ऐसे सीधे नहीं जाता है। आप अपने आसपास देखें। और दूसरी ये भी बात है कि जो अभिभावक हैं वो खुद अपने जीवन को पलट के अगर वो देखें तो उनके समय में क्या 90%, 95% नंबर पाना संभव था, क्योंकि उस समय तो 60-65% पाने वाले लोग मेधावी माने जाते थे। तो अभी पैटर्न बदला परीक्षाओं का और शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आए और इस तरह से धीरे धीरे नंबरों का ग्राफ बढ़ने लगा। ये भी था कि अगर आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में अच्छे अंक आते हैं तब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरिट पे होता था। अब वो भी सिस्टम धीरे धीरे बदल गया। अब आपको फिर वहाँ पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जीवन के हर एक पथ पे कोई ना कोई एग्ज़ाम देना है। अगर आप अभी कोई प्रतियोगी परीक्षा दें तो अब उसमें 3-3 चरण कम से कम हो गए हैं। प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से आपको लगातार परीक्षाओं से तो गुजरना है। तो नंबरों के बाद अब सवाल ये है कि नंबर आपको आपके निर्णय में कितने प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे के 93% अंक आए, 93% अगर मान लीजिए उसके अंक आए, और ये 5 बेस्ट का मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए एवरेज अगर 5 विषयों का जो सर्वश्रेष्ठ अंक है और उसका जो एवरेज है वो 93% आता है। अब उसमें से आपको 3 विषय कौन से पढ़ने हैं? क्या जिसमें नंबर आया हाई स्कूल में ज़्यादा उसी को आप जीवन भर पढ़ेंगे, या जिसमें आपकी रुचि है उसको आप पढ़ेंगे, भले ही उसमें अभी कम नंबर आए? तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप नंबरों के प्रभाव में अभी बह मत जाइए। जीवन में उन चीज़ों को वरीयता दीजिए, उन चीज़ों को महत्व दीजिए जो आप वाकई में करना चाहते हैं, जिस विषय में आपका मन लगता है, जिस विषय के प्रति आपका रुझान है। मैं कहूँगा कि आप उस विषय को लीजिए। ऐसे ही कैरियर का सवाल है कि क्या अब 10th में अगर आपके मैथ्स और साइंस में अच्छे अंक आए हैं तो आपको डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। आपको अगर जूलॉजी, बॉटनी पढ़ना है, या आपको बायोलॉजी पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, या आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है,
तो नंबरों के प्रभाव में मत पड़िए। और अभिभावकों से भी मेरा ये निवेदन होगा कि बच्चों को अपने निर्णय से मत प्रभावित करिए। आप उनको गाइड करिए, आपका जो अनुभव रहा है अपने जीवन का उससे उनको गाइड करिए, उनको बताइए कि भाई ये अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अंतिम फैसला जो है उन बच्चों पे छोड़ दीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं, कौन सा विषय, कौन सी स्ट्रीम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी स्ट्रीम और किसी भी विषय से पढ़ के वो एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं जाते हैं उनके जीवन में सुख नहीं होता है या वो दुनिया नहीं देखते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ऐसा होता भी नहीं। अगर आप समाज में घूम के देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं। पूरा लॉ का प्रोफेशन आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स के ज़्यादातर लोग ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं। आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, राइटर्स उठा के देख लीजिए। तो इस तरह से उसको टाइट मत करिए बच्चे को कि अगर वो यही विषय पढ़ेगा तभी उसका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे भी फ़ोन किया और कहा कि हम अपने बच्चे को डमी एडमिशन दिलाना चाहते हैं 11th 12th के लिए। तो मैंने पूछा भाई डमी एडमिशन से आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला कि डमी एडमिशन का मतलब ये है कि ऐसे स्कूल में हम एडमिशन कराना चाहते हैं जहां बच्चे को जाना नहीं पड़े और बच्चा फुल टाइम कोचिंग करेगा। अब देखिए ये मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि 11वीं 12वीं में बच्चे डमी एडमिशन लें और वो कोचिंग करें। देखिए विद्यालय की अपनी एक भूमिका होती है और वो सोशलाइजेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब आप खुद जो अभिभावक हैं वो खुद पीछे पलट के देखें और वो पूछें कि उनको कितने लोगों को ये याद है कि उन्होंने कोचिंग में क्या पढ़ा था, फिजिक्स में क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था या पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा था। ये याद नहीं होगा, लेकिन स्कूल में आप दोस्तों के साथ आपने जो अच्छा समय बिताया है वो आपको याद रहेगा, आपको आपके दोस्त याद रहेंगे, उनकी हरकतें याद रहेंगी और वो एक कैपिटल होता है, वो भी एक सोशल कैपिटल जिसको सोशियोलॉजी में कहते हैं, एक सामाजिक पूंजी होती है दोस्ती भी। क्योंकि जब आप 35, 40, 45 साल के हो जाएंगे तब आपको फिर उन दोस्तों की याद आएगी और वो दोस्त आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं। आपको पता ही होगा कि दुनिया में अभी जो विकसित देश हैं, खासतौर से अमेरिका जैसे देश में बहुत सारे लोग इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके पास एक विश्वस्त, एक कॉन्फिडेंट सर्कल नहीं होता है, दोस्तों का एक उनके पास कोई ग्रुप नहीं होता है जिनके साथ वो सोशलाइज कर सके। और इसीलिए वहाँ फ्रेंड्स थेरेपी दी जाती है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई बातचीत करने वाला नहीं है, दोस्त नहीं है, उनको इस तरह के लोगों से जोड़ा जाता है जिससे वो दोस्ती कर सकें, वो बातचीत कर सकें। तो ये एक इमोशनल बैकअप की तरह होता है। तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा पेरेंट्स को कि वो बच्चों का इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन के लिए स्कूल को एकदम छोड़ दें। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि जो वीकेंड पे कोचिंग का ऑप्शन है, वीकेंड पे कोचिंग के ऑप्शन को भी मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि अगर 4 घंटे 5 घंटे वीकेंड पे जाके कोई बच्चा कोचिंग करेगा, फिर स्कूल की पढ़ाई और स्कूल का काम और फिर वो कोचिंग का पूरे 1 हफ्ते का काम, तो उसकी सोशल लाइफ तो कुछ रह नहीं जाएगी। ना तो वो किसी शादी ब्याह में जा सकता है, ना किसी बर्थडे में जा सकता है, ना अपने दोस्तों से मिल सकता है, ना किसी खेल कूद या किसी डांस ड्रामा में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इतनी बोरिंग ज़िंदगी मत बनाइए, बच्चों पे भरोसा रखें, वो अपनी पढ़ाई के साथ उसमें से 3 घंटे 4 घंटे कोचिंग में समय दें। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन का जो विकल्प है उस विकल्प को प्राथमिकता देनी चाहिए, उस विकल्प को प्राथमिकता देनी चाहिए और उस तरह से बच्चे तैयारी करेंगे। अगर वो स्वस्थ
हैं, प्रसन्नचित हैं और 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके 12वीं में भी उसका लाभ और उसका परिणाम अच्छा रहेगा और वो अपने प्रतियोगी परीक्षा में भी जहाँ भी जाना चाहते हैं वो अच्छा कर लेंगे। तो बच्चों पे ज़रूरत से ज़्यादा दबाव मत डालें और अपनी उम्मीदों पे अभिभावक नियंत्रण रखें और बच्चों से पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं। वो जो भी करना चाहते हैं उसमें उनको गाइड करिए और अगर जब भी जीवन में उनको असफलता मिले तो आप उनको ढाढ़स दीजिए और कहिए कि हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि जिस बच्चे के कम नंबर आए तो उसको लगातार आप झिड़कते रहें, उसको डांटते रहें, उसको ताने मारते रहें। अब वो समय तो निकल गया, आगे के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाइए और स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत जल्दी आएंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।